पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन इज मोस्ट एफिशिएंट इन द इंसेक्ट अमंग द इनवर्टिब्रेट्स, तो ये सही है। और सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है इन द इंसेक्ट एयर इज कैरिड डायरेक्टली टू द सेल्स बाय ट्रैक्यूल्स, तो ये इंसेक्ट में ट्रैक्यूल से एयर कैरी की जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट कैरेक्टराइजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली एग्जाम्प्लीफाइज ईच ऑफ दीज टाइप। तो पहला दे रखा है एनिमल हैविंग एक्सटर्नल गिल्स, तो देखिए एक्सटर्नल गिल से एम्फीबिया में होगा और एम्फीबिया का एग्जाम्पल है नेक्ट्रस। सेकंड दे रखा है एनिमल हैविंग इंटरनल गिल्स, तो इंटरनल गिल्स से होगा मॉलस्का में और मॉलस्का का एग्जाम्पल है एप्पल स्नेल या फिर पिला बोलेंगे इसको। और थर्ड है एनिमल शोइंग ट्रैकियल रेस्पिरेशन, और ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है आर्थ्रोपोड्स में और उसका एक एग्जाम्पल है मिलीपेड्स। नेक्स्ट है एनिमल्स रिवीलिंग बकियोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, तो ये एम्फीबिया में देखा जाता है और एम्फीबिया का एक एग्जाम्पल है टोड्स। तो देखिए पहले का आएगा नेक्ट्रस, दूसरे का पिला, थर्ड का मिलीपेड और फोर्थ का टोड। सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखिए मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में बता रखा है एनिमल्स के नाम और कॉलम 2 में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। तो देखिए पीजियन लंग से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा उनके अंदर, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स। अब देखिए जो प्लेनेरिया है इनमें होगा बॉडी सरफेस से, अर्थवॉर्म में स्किन से होगा, और जो स्पाइडर्स हैं इनमें होगा बुक लंग्स। एफ बता रखा है किंग क्रैब, इनमें बुक गिल्स होती है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। प्रॉन्स में होंगे गिल्स, और जो फोर्थ है लैबियो, इनके अंदर भी गिल्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखिए ए का है थर्ड, बी का फिफ्थ, सी का सिक्स्थ, डी का सेवेंथ, ई का है 5, एफ का फर्स्ट, जी का फोर्थ एंड एच का भी फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर ऑफ मैन इज सिमिलर टू स्पाइरेकल ऑफ कॉकरोच। तो जो नॉस्ट्रल्स होते हैं हमारे वो कॉकरोच के स्पाइरेकल से सिमिलर होंगे, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट द लैरिंग्स दैट इज साउंड बॉक्स। तो पहले बता रखा है इट इज़ अ बोनी बॉक्स, लेकिन ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है ना कि बोनी बॉक्स। और बी है ग्लॉटिस इज द ओपनिंग इनटू द लैरिंग्स, ये सही है। सी में बताया है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स। तो देखिए बी और सी सही है और ए इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्लोज द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वेलोइंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। तो ग्लॉटिस की एक कवरिंग होती है, उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, तो वही फूड की एंट्री को विंड पाइप में आने से रोकती है, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट देखिए इन मैमल्स एंड मैन एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। तो पहले नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, फिर एयर पास करेंगी ब्रोंक्यूल्स में और लास्ट में एल्वियोलाई तक जाएगी एयर। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फिगर ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी एंड ई। तो देखिए ए है एल्वियोलर सैक, बी होगा सेकेंडरी ब्रोंकस, सी है एल्वियोलाई, डी है ब्रोंकियोल्स एंड ई इज ट्रैकिया। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है मेमेलियन लंग्स हैव एन एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वियोलाई दैट इज एयर सैक्स, दिस इज टू अलाउ। तो इनमें जो मोर सरफेस एरिया क्रिएट हो जाएगा ताकि डिफ्यूजन गैसेस का आराम से हो सके, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी।
तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखा है और जो ए लेबल्ड है ये होगा एपिग्लॉटिस, बी होंगे एल्वियोलाई, सी है ब्रोंकस और डी क्या है यहाँ पर डायफ्राम। तो आंसर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर आर ऑफ ह्यूमन लैरिंग्स। पहला है फ्रंट व्यू और जो दूसरा बता रखा है ये वर्टिकल सेक्शन है। आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट ए टू डी। तो देखिए ए है एपिग्लॉटिस, बी होगा कार्टिलेजिनस रिंग ऑफ ट्रैकिया, सी है यहाँ पर ट्रैकिया और डी है लैरिंग्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है लंग्स आर एनक्लोज्ड इन। तो इनके बाहर एक लेयर होती है, उनको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय। तो पीछे की तरफ होता है वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ होंगे स्टर्नम और लेटरली प्रेजेंट होते हैं रिब्स और नीचे की साइड डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो देखिए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ventrally by sternum, laterally by ribs and lower side by the dome shaped diaphragm. So correct answer is A. अगला क्वेश्चन है given below is a list of different steps 1 to 6 involved in respiration. Select an option which has correct sequence of all the steps. तो देखिए तो पहले होगा pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 is released out. तो ऑक्सीजन को हम लेंगे और CO2 को रिलीज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और गैसेस कौन सी हैं ऑक्सीजन और CO2 अक्रॉस एल्वियोलर टिश्यूज। थर्ड होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड और फोर्थ सीक्वेंस आएगा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो देखिए यहाँ तक आप पहले नोटिस कीजिए, पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, उसके बाद जो गैसेस हमारे बॉडी के अंदर गई है और जो एल्वियोलर टिश्यू है वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। CO2 लंग्स में आ जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड के साथ और वो जाके कहाँ पर जाएगी टिश्यू में, ताकि टिश्यू और ब्लड में एक्सचेंज हो सके गैसेस का। टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगी और टिश्यू से जो CO2 है वो ब्लड में आ जाएगी। उसके बाद देखिए फिफ्थ स्टेप होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो ऑक्सीजन टिश्यूज़ ने ली है उस ऑक्सीजन का वो यूज़ करेंगे अपने रिएक्शंस में और उसके बाद लास्ट में होगा रिलीज ऑफ रिजल्टेंट CO2 और जो CO2 टिश्यूज़ ने दिया था ब्लड को वो लंग्स के पास आएगी और लंग्स से CO2 बाहर निकल जाएगी। तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो पहले आएगा थर्ड, फिर सिक्स्थ, देन सेकंड, फिर फिफ्थ, फिर फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एयर। दिस नेगेटिव प्रेशर इज अचीव्ड बाय। तो पहला ऑप्शन देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी और वो हमारे अंदर इंस्पायर हो जाएगी एयर। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है मैमल्स कैन ईट वाइल ब्रीथिंग, ये सही है। नेक्स्ट है मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। तो ये डायफ्राम और कोस्टल मसल्स दोनों से गवर्न्ड होते हैं, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है फिल द अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसको फिल करते हैं पैराग्राफ को। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ। तो इसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो अगर लंग्स में प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो एयर अंदर आएगी हमारे लंग्स के अंदर, और अगर हमारे लंग्स में ज़्यादा प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर है तो
हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर में एयर जाएगी और एक्सपिरेशन होगा। और इसका सेकंड पॉइंट देखिए, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज, सो इट इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस when the intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure. Inspiration is initiated by the contraction diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis. So correct answer is D. Next, which of the following sequence is correct to initiate inspiration? तो देखिए, पहले contraction of external intercostal muscles raises the ribs and sternum, ताकि जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए लंग्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज इन दी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, तो सही है, वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हुआ। उसके बाद डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि ऐसे नीचे आ जाएगा डायफ्राम, उससे जो वॉल्यूम है वो और इंक्रीज हो जाएगी इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और फोर्थ देखिए, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। उसके बाद इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज, तो देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा। फिर प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है तो एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएंगी, तो 6 हो जाएगा एयर रशेस इनटू लंग्स। सो सीक्वेंस देखिए यहाँ पर, फर्स्ट है पहले, उसके बाद सेकंड, देन फोर्थ, फिर सिक्स्थ आएगा, फिर थर्ड और लास्ट में फिफ्थ। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स व्हेन एक्सपीरेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। तो इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, इनमें ऐसा होगा कि डायफ्राम तो रिलैक्स करेगा और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायफ्राम बिकम्स, तो ये डोम शेप का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच फिगर इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो देखिए, एक्सहेलेशन के लिए हमें जो वॉल्यूम है उसको कम करना पड़ेगा, जो हमारे अंदर की वॉल्यूम है। तो देखिए, जो एक्सपिरेशन होगा इसके लिए हमें जो थोरैसिक वॉल्यूम है उसको कम करना पड़ेगा, और जो डी ऑप्शन है इसमें ही वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हुई तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज़ होने से लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा और बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर होगा, और एयर हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चली जाएगी और एक्सहेलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द गिवन फिगर इलस्ट्रेट द चेंजेस इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो देखिए, ग्राफ बता रखा है, एक साइड लंग वॉल्यूम है और दूसरी साइड बता रखा है 1, 2, 3 एंड 4th, ऐसे नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, द चेंज फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड इंडिकेट्स। तो देखिए, सेकेंड से थर्ड अगर हम जाएंगे तो जो लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ की है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ की है और प्रेशर इंक्रीज़ किया होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो लंग से एयर एटमॉस्फेयर में जाएगी, यानी एक्सपिरेशन प्रोसेस होगा, एक्सहेलेशन होगा। तो आंसर है इसका सी, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट, हैंस। तो इसमें देखिए, पहला है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इंक्रीज्ड देन प्रेशर डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली, सो इट इज़ करेक्ट। तो आंसर है ए, क्योंकि जो बॉयल्स लॉ होता है वो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, या फिर जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है प्रोपोर्शनेटली फॉर्म में। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इज़ इनकरेक्ट। पहला है, एज द डायफ्राम रिलैक्सेस एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज़ करेक्ट। बी देखिए, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्ट एज
सक्शन पंप, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, इंस्पिरेशन इज़ अ पैसिव एंड एक्सपिरेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। तो देखिए जो इंस्पिरेशन होता है ये तो एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होगा, तो ये इनकरेक्ट है। और डी देखिए, फॉर क्वाइट ब्रीथिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन ब्रीथिंग नॉर्मली एट रेस्ट टेक्स इन एंड एक्सपेल्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल, दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है, द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन लंग्स ऑफ फिशेस, दिस इज करेक्ट। बी है, द रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स, ये भी सही है। थर्ड देखिए, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। और डी बता रखा है, इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो बॉडी फ्लूइड होगी, लाइक जो हीमोलिम्फ होगा उनके अंदर, उसमें कोई भी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो वो ऑक्सीजन को टिश्यू तक नहीं पहुंचाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज 1 to 4 and 4 jumbled respiratory volume of a normal human adult. Which one of the following is the correct matching of two capacities and volume? तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम होगा 1200 ml, वाइटल कैपेसिटी होती है 4500 ml, IRV होगा 2500 और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है 3500। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट इज IC, तो ये होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। और बी देखिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, इन सबको मिला के कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। सी है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दैट इज FRC, तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। तो पहला है, लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes एंड राइट लंग्स हैव 3 lobes। और सेकंड देखिए, प्रॉन्स रेस्पायर विद गिल्स एंड इंसेक्ट विद ट्रैकिया। थर्ड है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इज रेफर्ड टू एज, तो इसको हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 2 ब्लैंक्स। पहला स्टेटमेंट है, एक्चुअली ओनली अबाउट 350 ml ऑफ एयर एंटर द लंग्स एल्वियोलाई फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, द रिमेनिंग फिल्स द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड इज टर्म्ड एज, तो इसको हम कहेंगे डेड एयर स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इनहेल विद मैक्सिमम एफर्ट एंड ऑल्सो एक्सहेल विद मैक्सिमम एफर्ट इज टर्म्ड एज, तो इसको हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। इट इज़ अबाउट 4000 इन नॉर्मल अडल्ट पर्सन। नेक्स्ट है थर्ड, ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय द अडल्ट ह्यूमन मेल इन ईच ब्रीथ, और इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो आंसर है इसका करेक्ट ए। नेक्स्ट है, द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द सेम एज, तो इसमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनके इक्वल होगा ये। नेक्स्ट है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, तो वाइटल कैपेसिटी में IRV ERV प्लस TV, इन सबको मिला के वाइटल कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज इक्वल टू, सो इट इज़ इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस
ERV यानी कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। कॉलम 1 में बताया है टाइडल वॉल्यूम, सो इट इज़ 500 ml ऑफ एयर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 to 3000 ml ऑफ एयर। सी है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगी 1000 ml ऑफ एयर। डी बताया है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होती है 1200 ml ऑफ एयर। और वाइटल कैपेसिटी होगी 3400 to 4800 ml ऑफ एयर। सो देखिए मैच क्या है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का फिफ्थ और ई का फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है सेम मैच द फॉलोइंग है और इसमें बताया कि टीवी प्लस ईआरवी क्या होगा। इसको कहते हैं हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और ईआरवी प्लस आरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी ये हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। एंड ईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम ये होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो आंसर देखिए, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो पहला गिवन है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन अकर्स ऑन एल्वियोलर सरफेस, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज द गैस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है कार्बन डाइऑक्साइड कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू पैरापोडिया, लेकिन अर्थवॉर्म क्या करते हैं, स्किन से रेस्पायर करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू है और थर्ड और फोर्थ फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टेक प्लेस बाय, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज at the alveolus and body tissues with blood and transport of oxygen and carbon dioxide, identify the blood vessels A to D। तो देखिए ए है सिस्टेमिक वेन, बी होगी पल्मोनरी आर्टरी, सी है पल्मोनरी वेन और डी होगा सिस्टेमिक आर्टरी। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 2 ब्लैंक। पहला दे रखा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प इन इंस्पिरेशन एंड वाइल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स हेल्प इन फोर्स्ड एक्सपीरेशन। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी ऑफ ट्रेंड एथलीट्स इज हायर दैन दैट ऑफ नॉन एथलीट्स वाइल द वाइटल कैपेसिटी ऑफ नॉन स्मोकर्स इज हायर दैन दैट ऑफ स्मोकर्स। अगला है थर्ड एल्वियोलर partial pressure of oxygen is higher than the venous partial pressure of oxygen while the arterial partial pressure of oxygen is lower than the alveolar partial pressure of oxygen. So correct answer is C. Next, which of the following would have the same oxygen content? So it is blood entering the right side of the heart and blood leaving the right side of the heart. इन दोनों में ही ऑक्सीजन का कंटेंट सेम होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एल्वियोलर एयर। तो इनमें 14% तो ऑक्सीजन होगी, 6% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 80% नाइट्रोजन। नेक्स्ट है द CO2 कंटेंट ऑफ वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, सो इट इज़ 0.0314%। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन। तो एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा। नेक्स्ट है इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। तो देखिए यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम होगी और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स ताकि डिफ्यूजन हो सके। नेक्स्ट है द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वियोलर डिफ्यूजन इज। तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्रेशर ग्रेडियंट, ये सभी तो
फैक्टर अफेक्ट करेंगे एल्वियोलर डिफ्यूजन के। और जो फोर्थ है रिएक्टिविटी ऑफ गैस, इसका कोई रोल नहीं होता है गैस के डिफ्यूजन में, तो आंसर है इसमें डी। अगला क्वेश्चन है बिसाइड आरबीसी ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन द परसेंटेज इज, सो इसका परसेंटेज होगा 2 से 3%। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला देखिए द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम, सो इट इज रॉन्ग। बी बता रखा है आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड को भी करते हैं। सी है द थोरेसिक कैविटी इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर पर मिनट, लेकिन जो हेल्दी ह्यूमन होगा वो 6000 से लेके 8000 तक ml ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस। पहला दे रखा है दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 97% ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ना कि 99.5% ऑफ ऑक्सीजन को। अगला दे रखा है दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड द रेस्ट 20% ऑफ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, लेकिन 97% तो आरबीसी से कैरी हो गई और जो बाकी की 3% है वो डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और डी बता रखा है दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, लेकिन आरबीसी CO2 को भी कैरी करते हैं, तो आंसर है इसका करेक्ट ए। अगला क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स मोस्टली, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन है ब्लड कैरीज द CO2 इन दी 3 फॉर्म, द करेक्ट परसेंटेज ऑफ CO2 इन दीज फॉर्म्स आर। तो देखिए पहले है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो इसमें 20 से 25% होगा। कार्बोनेट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 70%, और डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा होगा 7%, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है बल्क ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द रेड ब्लड कॉर्पस्कल where it join loosely with Fe2 positive ions of hemoglobin Hb to form bright red oxyhemoglobin, that is HbO2. The process is called, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेशन। अगला क्वेश्चन है वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, तो इसका शेप होता है सिग्मॉइड शेप, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन ग्राफ। तो देखिए हमको एक ग्राफ दे रखा है और स्टेटमेंट 1 है द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दिस इज करेक्ट। बी ऑप्शन है द पार्ट ए रिप्रेजेंट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये भी सही है। और सी देखिए द पार्ट बी रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। जो बी पार्ट है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को। और डी है दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द अफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन एट्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट है इसमें सी स्टेटमेंट, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है द गिवन ग्राफ शोज एन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर हीमोग्लोबिन वेयर इन द बॉडी विल हीमोग्लोबिन बी सैचुरेटेड एट द परसेंटेज शोन इन एट द पॉइंट 1, 2 एंड 3 ऑन द ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ गिवन है वो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में बनाया है और इसका शेप है सिग्मॉइड शेप। तो देखिए जो पल्मोनरी वेन होती है वो अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से पूरी तरह सैचुरेटेड होगी।
तो 3 पे आएगा पल्मोनरी वेन। और देखिए जो वेना कावा होगा उसके अंदर सबसे कम ऑक्सीजन होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें जो फर्स्ट गिवन है ये वेना कावा होगा और जो सेकंड है वेंट्रिकल, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए फर्स्ट हो गया वेना कावा, सेकंड वेंट्रिकल के लिए और थर्ड जो पॉइंट है ये पल्मोनरी वेन के लिए। तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बिकम्स। तो ये मोर स्टीप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। तो देखिए हाई ऑक्सीजन प्रेशर, लो टेम्परेचर, लेस H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, ये तो फेवर करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोशिएट करेगा ना कि फॉर्म करेगा। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है एक्सपायरेशन इज नॉर्मली ब्रॉट अबाउट बाय द रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स, सो इट इज़ ट्रू। अगला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन होल्ड मच लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन देन वॉट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन। तो ये भी सही है। अगला देखिए थर्ड, अ पर्सन कैन एक्सपेल ऑल द एयर फ्रॉम द लंग्स बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो सारी एयर बाहर नहीं जाती है, कुछ हमारे अंदर रह जाती है। नेक्स्ट देखिए अ राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर PCO2 का लेवल हाई है तो उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता, बल्कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है वो भी डिसोशिएट हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ये फॉल्स हैं और फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं। तो आंसर है इसमें बी। अगला क्वेश्चन है आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रीथ वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकेंड्स ड्यू टू। तो जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है और CO2 का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ी देर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं एक लंबी सांस लेने के बाद। तो आंसर है इसमें सी। अगला क्वेश्चन देखिए अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यूज। दिस ऑक्सीजन एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है इन द टिश्यू high concentration of carbon dioxide decreases the affinity of hemoglobin to oxygen but increases its affinity to hydrogen। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है fetal hemoglobin has X affinity for oxygen than that of mother's hemoglobin during gestation period, X is। तो ये हाई होगा क्योंकि जो fetal hemoglobin होती है उसकी हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है अबाउट 70% ऑफ CO2 दैट एंटर RBC चेंजेस इनटू HCO3 नेगेटिव फॉर ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा टू द लंग्स वेयर इट रिकन्वर्ट इनटू CO2 फॉर एलिमिनेशन। तो ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए स्टेटमेंट 2 अबाउट 40% ऑफ CO2 दैट एंटर RBC चेंजेस इनटू कार्बामिनो हीमोग्लोबिन विच रिलीजेस ऑक्सीजन इन द लंग्स। तो जो 20 से 25% CO2 होती है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ऐसे कैरी की जाती है बाय हीमोग्लोबिन। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा सेकंड, दैट इज़ बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो देखिए ट्रैक्यूल्स इंसेक्ट में होंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बाइकार्बोनेट्स, लैक्टिक एसिड, फास्ट मसल, फर्मेंटेशन, यीस्ट, गिल फिलामेंट, फिश, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म एंड जो जी दे रखा है दैट इज़ डायफ्राम, इंस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो आंसर होगा ए, दैट इज़ ए का 6th, बी का 7th, सी का 5th है और डी का है 1st, ई का 2nd, एफ का 8th
और जो जी दे रखा है इसका होगा थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट बिटवीन CO2 एंड H2O इन रेड ब्लड सेल्स इज, सो इट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगला क्वेश्चन है करेक्ट इक्वेशन बतानी है इसमें। तो करेक्ट इक्वेशन होगी इसमें सेकेंड, दैट इज CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। रिवर्स रिएक्शन होगा, H2CO3 बनेगा और फिर से रिवर्स होके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन दैट इज बाइकार्बोनेट आयन हमको मिल जाएगा, दैट इज HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट है पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन RBC per cubic millimeter of their blood, whereas those living at high altitude of 5,400 meters have around 8 million. This is because at high altitude. तो देखिए जो हायर एल्टीट्यूड होंगे पहाड़ों में ऑक्सीजन की जो लेवल होगा वो कम होता है, तो इसके लिए ज़्यादा RBC चाहिए होता है ताकि इक्वल अमाउंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ऑक्सीजन का उसको मिल सके। तो आंसर होगा इसका सी, दैट इज एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एंड हेंस मोर RBC आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव। नेक्स्ट है ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट HCO3 negative ion diffuses from erythrocyte that is RBC to plasma and in turn upset the ionic balance momentarily. In order to keep the ionic balance, an equal number of chlorine pass into erythrocyte from plasma. The process is known as, तो इसको कहेंगे हम हैमबर्गर फिनोमिनन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बाय ब्लड। तो पहला है हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सही होगा क्योंकि देखो जो फर्स्ट में गिवन है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बता रखा है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के लिए होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो करेक्ट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर CO2 कंसनट्रेशन, सो इट इज़ मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रेस्पिरेशन, तो देखिए एल्वियोलर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, ये तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। लेकिन जो डी बता रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, लेकिन ये होगा केमिकल प्रोसेस और ये सेलुलर रेस्पिरेशन में आएगा। और जो ह्यूमन होता है लाइक फिजिकल प्रोसेस में ये नहीं आता है, फिजिकल प्रोसेस में आएंगे ए, बी और सी, डी आएगा केमिकल प्रोसेस में, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन द ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज, तो जो ब्लड होता है वो बफर की तरह काम करता है, सो आंसर इज सी, दैट इज CO2 ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड बफर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। अगला क्वेश्चन है हेल्डेन अफेक्ट plays a more important role in promoting carbon dioxide transport than that of the Bohr's effect in promoting oxygen transport because, so it is because of the oxyhemoglobin is stronger acid which donate hydrogen ion that is H positive, which in turn displace carbon dioxide from the blood. Next, during rest the metabolic needs of the body are at their minimum. Which of the following is indicative of this situation? So it is rate of breathing, pulse rate, ऑक्सीजन इनटेक और ऑक्सीजन आउटपुट, ये सब कम होते हैं इसीलिए मेटाबॉलिक नीड कम हो जाती है, तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो ट्रैकिया कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं इसमें, रेस्पिरेटरी सेंटर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, यीस्ट इथेनॉल फॉर्म करेंगे, इंसेक्ट बता रखा है इसमें, इंसेक्ट के लिए होगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, फिश जो है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा इसमें, और एफ देखिए बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी, सो इट इज़ ATP, और जी है 100 mmHg, ये आएगा
partial pressure of oxygen in alveolar air, and H is vocal cords. So these are present in larynx. So आंसर होगा ए, दैट इज ए का है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेवेंथ, डी का सिक्स्थ, ई का एट्थ है, एफ का सेकेंड, जी का फर्स्ट और एच का फिफ्थ। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज प्रेजेंट इन। तो ये ब्रेन के पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डायाफ्राम इंस्पिरेशन में काम आएगा और मतलब इंस्पायरेशन में, और जो लैरिंग्स दे रखा है दीज हैव कार्टिलेजेस एंड पोन्स वेरुलाई, इट इज़ अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड क्लोराइड शिफ्ट इज इन हैमबर्गर्स फिनोमिनन। तो देखिए ए का है फोर्थ, बी का फर्स्ट भी है और सिक्स्थ भी है, सॉरी सेवेंथ भी है, और सी का है फिफ्थ, डी का सिक्स्थ और ई का सेकंड एंड थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेड्यूला इज अफेक्टेड बाय। तो जब CO2 और H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तब कीमोसेंसिटिव एरिया अफेक्ट करता है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और इसमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव एन सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signals from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड मेनली बाई। तो ये CO2 लेवल जो होता है ब्लड के अंदर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाई। सो इट इज स्टिमुलेटेड बाई द CO2 कंसंट्रेशन इन एट्रियल ब्लड। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक सेंटेंस दे रखा है और इसमें ब्लैंक्स गिवन है, इनको फिल करते हैं। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery can recognize changes in CO2 and H positive concentration and send necessary signals to rhythmic center for remedial actions. सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही सेंटेंस को फिल करना है। द ब्रीथिंग रिदम इज जनरेटेड इन द मेड्यूला एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरिएशन इन द लेवल्स ऑफ CO2 इन द ब्लड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीथिंग बिकम्स फास्ट एंड डीपर। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट गिवन है और हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज regulated by respiratory center present in the medulla oblongata. So it is correct. Second है changes in the CO2 level of the arterial blood can control breathing level like rate of breathing. अगर CO2 का लेवल हाई है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाएगी, अगर CO2 का लेवल कम है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी कम हो जाएगी। तो आंसर है ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4th with certain mistake in 2 of them. तो देखिए पहला है a water breather expends much more energy in ventilating its respiratory surface than an air breathing one. तो पहला सही है। नेक्स्ट है lungs become empty after forceful expiration। तो empty नहीं होता है, थोड़ी सी वो एयर उसमें रहती है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सो इसमें गलती है, मतलब सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन दी लंग्स इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग।
नेक्स्ट है, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी वो इंस्पायरेशन के दौरान होती है। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय CO2 कंसनट्रेशन ऑफ एट्रियल ब्लड। तो यहाँ देखिए फर्स्ट और फोर्थ सही है और सेकंड और थर्ड में मिस्टेक्स हैं, तो आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट एंड रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट डिमांड्स ऑफ द बॉडी, फॉर इट वी हैव। तो यहाँ पर देखिए आर को बताया है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेडुला, PT है यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स, C1 इज कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेडुला एंड C2 इज पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इन aortic arc and carotid artery। फाइंड आउट द करेक्ट पाथ फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और C1 जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं और C2 हैं कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, और C1 है यहाँ पर कीमो सेंसिटिव एरिया इन मेडुला। ये सारे रेगुलेट करेंगे रिदमिक सेंटर जो प्रेजेंट है मेडुला में। तो आंसर है इसका बी, ये पाथ देखा जाएगा इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, द अर्ज ऑफ इनहेल इन ह्यूमन रिजल्ट फ्रॉम, सो इट इज़ राइजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल हाई हो गया तो हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, हमको ऑक्सीजन चाहिए होगी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला देखिए, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन कॉज बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, सो इट इज़ करेक्ट। अगला पार्ट है, अगला स्टेटमेंट, द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये कंडक्टिंग सिस्टम होता है ना कि रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी तो जो बिल्कुल लास्ट में होता है ना, जहाँ पर एक्सचेंज होती है गैसेस की ब्लड और एल्वियोलाई में, वहाँ पर होगा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। और थर्ड देखिए, अगला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग एपिग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द फेरिंग्स। देखिए ये गलत है, क्योंकि जो ग्लॉटिस होता है उसको कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है, ना कि एपिग्लॉटिस को कवर करने के लिए ग्लॉटिस हो। तो थर्ड भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ देखिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है और सेकंड और थर्ड गलत है, तो आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है, एम्फाइसीमा इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम, तो ये सिगरेट स्मोकिंग से होती है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। पहला स्टेटमेंट है, सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो ये सही है। नेक्स्ट में बता रखा है बी ऑप्शन में, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, एंड सी इज वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम लंग फिब्रोसिस। तो ये तीनों सही हैं और इनकरेक्ट भी नहीं है इसमें, तो आंसर होगा इसमें डी, दैट इज नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर फ्यू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अमंग देम। तो यहाँ देखिए, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला दे रखा है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज़ करेक्ट, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ अ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई द ऑर्डर फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। तो देखिए कैरेक्टर्स देखते पहले हम, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल पैसेज, वाटरी सिक्रेशन बाय म्यूकस ग्लैंड, कंटिन्यूअस स्नीजिंग, आई वाटरिंग एंड राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ये सब होता है राइनाइटिस में। अगला क्वेश्चन है, विजिटिंग हाई माउंटेन में कॉज एल्टीट्यूड सिकनेस इन मैन लिविंग इन प्लेन एरियाज, प्राइम कॉज ऑफ दिस इज, सो इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली हाई एफिनिटी फॉर,
तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी हाई एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए, लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली। सो इट इज़ 200 टाइम्स या फिर 300 टाइम्स ही बोल सकते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील एन यूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ carboxy hemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing unusually high content of. So it is carbon monoxide. Next है during winter a person died during sleeping. The room was closed and a container with burnt charcoal was found in the room. What may be the possible reason for his death? तो देखिए चारकोल चल रहा था रूम में और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी फिर रूम के अंदर, और इससे जो हीमोग्लोबिन होगा हमारे बॉडी के अंदर, लाइक जैसे वो पर्सन जो सो रहा था वहाँ पर, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन से बाइंड ना हो करके कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर जाएगा तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो इंसान मर जाएगा। तो आंसर है इसमें बी, दैट इज़ हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।